क्लास 10th में चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग फोर्स की मीनिंग समझेंगे। वैसे मीनिंग तो बचपन से ही सीखी हुई है, लेकिन मीनिंग के साथ में हम लोग फोर्स की डेरिवेशन भी सीखेंगे। ठीक है, फिर टर्निंग फोर्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन मोमेंट ऑफ ए फोर्स, फिर फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे। ओके, अब इस सिलेबस के स्कोप क्या है, मतलब ये जो सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है, कितनी सारी चीज़ें या कितना हम लोग स्कोप कितना वाइड दिया हुआ है कॉन्सेप्ट में। तो देखो, एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन समझेंगे, मतलब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का मतलब सीखेंगे। उसके बाद मूवमेंट यानी टर्निंग इफेक्ट सीखेंगे, फोर्स से लगने वाला टर्निंग इफेक्ट। उसके बाद टॉर्क, सीजीएस और एसआई यूनिट सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कॉमन एग्जांपल है टॉर्क के, जैसे कि डोर हुआ, स्टीयरिंग व्हील हुआ, बाइसिकल हुआ, पैडल हुआ। देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सीखने वाले हैं हम लोग। उसके बाद कंडीशन फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब या कैसे हो सकती है, किस सिचुएशन पे हो सकती है, वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों के लिए। ट्रांसलेशनल के लिए भी इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल के लिए भी इक्विलिब्रियम कैसे हो सकती है, ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंड इट्स वेरिफिकेशन यूजिंग मीटर रूल सस्पेंडेड बाय 2 स्प्रिंग बैलेंसेज विथ स्लॉटेड वेट हैंगिंग फ्रॉम इट, यानी कि किसी रूलर में अगर हम कोई चीज़ कहीं पर फोर्स दें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कब उस पर क्या सिचुएशन होगी, वो चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल तो सीख रही, मैंने बताया आपको। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीखेंगे विद एग्जांपल ऑफ सम रेगुलर बॉडीज एंड इरेगुलर लेमिना। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीखेंगे। इसके अंदर क्या चीज़ें सीख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट स्पीड, दो एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट, एंड देन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सीखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो जो पहला पार्ट है वो हमारा फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क, इसी पर रहने वाला है। पहला वाला पार्ट 70-80% पहले 80% जो सिलेबस है या 85% सिलेबस है वो ये पार्ट में है। फिर बाद में 15 और 15% ही सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थ्योरी बेस में रहने वाला है, थ्योरेटिकल रहने वाला है, और ऊपर वाला पार्ट ये पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। तो फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ एक बेसिक बता दूँ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का, जो हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा एक बार दोहरा देता हूँ, रिवाइज या रिकॉल करा देता हूँ, जिससे कि ओवरऑल फिजिक्स पूरे क्लास 10 के फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। इसके अलावा सीजीएस और एसआई यूनिट तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करा दूँगा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, क्लास 9th में पढ़ा है हम लोगों ने। क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? देखो, इन स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। देखो, हम लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं या फिजिक्स को सॉल्व करते हैं, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के डायमेंशन होते हैं। यानी कुछ हमारे पास लेंथ भी होती है, कुछ मास में भी है ना, कुछ टाइम में भी है। तो अलग अलग क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। इसमें कुछ फंडामेंटल यूनिट होती हैं और कुछ ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। एग्जांपल के तौर पे मास के लिए अगर हम किलोग्राम ले रहे हैं, लेंथ के लिए मीटर ले रहे हैं, ठीक है, मास यानी वजन नापने के लिए क्या ले रहे हैं, किलोग्राम ले रहे हैं, लेंथ नापने के लिए क्या ले रहे हैं, मीटर ले रहे हैं। तो ये कौन सी यूनिट्स हैं, ये कौन सी यूनिट है, ये है हमारी फंडामेंटल यूनिट। ये कौन सी यूनिट है, ये क्लास 7-8 में हम लोगों ने सारी चीज़ें बेसिक सीखी हुई हैं, ये फंडामेंटल यूनिट है।
लेकिन अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी मास के लिए हो गया किलोग्राम, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास के लिए फंडामेंटल यूनिट बोलो किलोग्राम, एक्सीलरेशन के लिए फंडामेंटल यूनिट बोलो मीटर फॉर लेंथ, टाइम के लिए सेकंड का स्क्वायर। तो ये तो हो गया तुम्हारी फंडामेंटल यूनिट। लेकिन फोर्स के लिए इसके अलावा भी, फोर्स के लिए इसके अलावा भी हम लोग एक नाम लेते हैं, फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक और नाम लेते हैं, वो है साइंटिस्ट के नाम पर न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। यानी फोर्स को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उसकी क्वांटिटी को, तो हम इतना बड़ा नहीं बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी का एक जो शॉर्ट नाम है, उसी का एक शॉर्ट नाम है न्यूटन। तो न्यूटन जो यूनिट है, न्यूटन जो यूनिट है, ये यूनिट तुम्हारी क्या है? ड्राइव यूनिट है। क्या है? ड्राइव, फंडामेंटल से ड्राइव किया हुआ है, फंडामेंटल से ड्राइव किया हुआ है। ठीक है ना? तो ये एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एसआई यूनिट चल रही सारी, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पे वर्क का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कैपिटल एस डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट बनाए तो फोर्स की यूनिट तो होती है सर न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन हम लोग वर्क को न्यूटन मीटर के अलावा, न्यूटन मीटर के अलावा हम लोग एक और नाम बोलते हैं। वर्क को, वर्क की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक और नाम बोलते हैं, और उसको बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है। तो ये जूल है, ये जो जूल है ये क्या है? एक ड्राइव्ड यूनिट है। जूल क्या है? ड्राइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। अगर जूल की फंडामेंटल यूनिट निकालने जाओगे तो क्या निकलेगी बोलो? जूल का मतलब क्या बताया मैंने? न्यूटन मीटर, फोर्स फॉर न्यूटन है ना, एंड देन डिस्प्लेसमेंट फॉर मीटर। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मीटर हो गया। तो न्यूटन को भी तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन भी अपने आप में ड्राइव यूनिट है। हमें फंडामेंटल में जाना है, तो जूल को मैंने न्यूटन मीटर किया, अब न्यूटन को मैं तोड़ूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 1 मीटर तो हमारा चल ही रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई ये तो फोर्स की फंडामेंटल यूनिट हो गई, फिर एक और मीटर आ गया तो मीटर इनटू मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका जूल का फंडामेंटल यूनिट। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, इतना तो आपको कम से कम क्लास 10 स्टार्ट करने से पहले इतनी बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट क्या है और ड्राइव्ड यूनिट क्या है। तो जूल हो गया, ये ड्राइव यूनिट है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट हमने एक्सप्रेस की हुई हैं, वो सारे ड्राइव यूनिट है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उसको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ना हो। ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ना हो, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मास देख लें, मास, एग्जाम्पल के तौर पे एक मास ले लें, वज़न ले लें कि कोई चीज़ हमारे पे वो 10 किलोग्राम की है। वो कितने की है? जैसे आप आटा लेने गए बाहर, आप आटा लेने गए बाहर, आपने बोला 10 किलोग्राम आटा दे दो, तो उसको क्या डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है कि 10 किलोग्राम लेफ़्ट दे दो, राइट दे दो, 30 डिग्री दे दो? ये बोलने की ज़रूरत है क्या? आपको ये बोलने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत है? नहीं। आपने बोला कि आटा 10 किलोग्राम दे दो, बस इतना काफ़ी है, काफ़ी है इतना। तो मास क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्क, एनर्जी या वर्क, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आपने कितना काम किया? हमने 50 जूल काम किया। अब 50 जूल तुमने लेफ्ट में किया, राइट में किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है?
स्केलर क्वांटिटी, वर्क हुआ, डेंसिटी हुआ, लेंथ हुई, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और साथ में अगर वेक्टर क्वांटिटी के, इसी के अगेंस्ट हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, एज वेल एज आपको डायरेक्शन भी बताना है। हाँ, आपको डायरेक्शन भी बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड एंड वेलोसिटी, अगर हम बात करें स्पीड एंड वेलोसिटी कि ये तो हो गया स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया वेलोसिटी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड, आप सिर्फ गाड़ी की स्पीड बता दो, मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, किसी ने आपसे पूछा आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला लेते हो, आपने मैं तो भाई 50 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चला लेता हूँ या 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला लेता हूँ, आपने ये बता दिया, आपने ये बता दिया। आपसे किसी ने पूछा भाई अपनी गाड़ी में कितनी स्पीड से कंफर्टेबल होकर गाड़ी चला लेते हैं, आप लोगों ने मैं 50 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चला लेता हूँ, तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है कि मैं लेफ्ट में चला लेता हूँ, मैं राइट में चला लेता हूँ? नहीं, आपने स्पीड बता दिया, काफ़ी है, वो समझ गया आपकी बात कि हाँ आप इतनी स्पीड से गाड़ी चला पाते हो, ठीक है। अब कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे कोई फ्लाइट है, ठीक है, फ्लाइट कोई एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन जा रहा है तो जो एविएशन वाले हैं, जहाँ पे कंट्रोलर है, कंट्रोलर रूम है, जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है सारे फ्लाइट्स को, तो क्या उनको डायरेक्शन बताओगे? नहीं, वहाँ पे क्या डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है उनको? बोलो आप कि जो फ्लाइट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, किस एंगल में है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, तब आपको उसकी वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। तब आपको क्या बतानी पड़ेगी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन, कि ये फ्लाइट 200 किलोमीटर पर आवर से फ्लाई कर रही है और ये नॉर्थ में जा रही है। कहाँ जा रही है? नॉर्थ में जा रही है। या कोई पर्टिकुलर आपने एंगल बता दिया, कोई पर्टिकुलर एंगल बता दिया, तो जहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़े तो वो होती है वेलोसिटी, स्पीड प्लस डायरेक्शन। जैसे कि डिस्टेंस, अगर स्केलर क्वांटिटी में हमने बताया डिस्टेंस कि भाई यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर दूर है, कानपुर से दिल्ली कितना किलोमीटर दूर है, आपने बोला 250 किलोमीटर दूर है या 400 किलोमीटर, जितना भी दूर है, ठीक है, 250, 220, 400 किलोमीटर दूर है, ये तो आपने बता दिया। क्या? डिस्टेंस बता दिया कि दिल्ली एंड कानपुर के बीच का डिस्टेंस कितना है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे, क्या बताओगे? डिस्प्लेसमेंट बताओगे, तब आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि कानपुर से दिल्ली कितने एंगल पे, कितने नॉर्थ में, कितने ईस्ट में या कितने वेस्ट में, और कितनी दूर लोकेट है या सिचुएट है, ये आपको फिर एंगल भी बताना पड़ेगा। तब आपको डिस्टेंस नहीं बोलोगे। अगर जहाँ पे डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है डिस्टेंस के लिए, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना है कि कितने किलोमीटर दूर है, वो आपके राइट में है, लेफ्ट में है, 30 डिग्री में है, 70 डिग्री में, कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर दूर है वो, उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा। तो डिस्टेंस तो हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस से करते हैं, कैपिटल एस से। स्पीड को तो हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? स्मॉल वी से कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हम लोगों को डायरेक्शन नहीं बताना है। स्केलर क्वांटिटी में हम लोगों को डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ये वाला तो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे सर नेगेटिव हो सकता है? और ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे? देखो, डिस्प्लेसमेंट का ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। तुमने यहाँ से यानी कि अपने घर से स्कूल गए 300 मीटर गए, ठीक है,
और फिर स्कूल ओवर होने के बाद वापस आ गए घर, वापस 300 मीटर आ गए, यानी जहाँ से गए थे फाइनली वापस वहीं पर आ गए, फाइनली वापस वहीं पर आ गए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ बोलिए? डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते क्या होता है? फाइनल जो पोजीशन होती है, तो फाइनल पोजीशन वहीं पर आ गए, तो ये हो गया ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। कैसे हो गया? अगर तुम ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो प्लस का 300 होगा। अब टोटल डिस्टेंस हमें ये करना है, ऐड करना है, और जब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वापस वाला पीछे इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। ये सब जब आप और बड़े क्लास में जाओगे 11-12 में तब और अच्छे से समझ लोगे। यानी माइनस का 300 लेंगे। क्यों माइनस का लिया सर? मैंने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहाँ पर डायरेक्शन भी हो, तो ये डायरेक्शन ही है कि अगर ये पॉजिटिव लिया है और वो वापस इधर आया है, कम बैक हुआ है, वापस आया, तो नेगेटिव तो लेना पड़ेगा, नेगेटिव तो लेना पड़ेगा। तो माइनस का 300 लेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा ज़ीरो। और ये बात सच भी है कि भाई वो जहाँ घर से निकला था, गया स्कूल और वापस वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्कल है, किसी पोजीशन में तुमने एक सर्कल, एक राउंड मारा, ऐसे गए, ये राउंड मारा, वापस यहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ज़ीरो भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे? जैसे स्कूल से घर से स्कूल गए थे और स्कूल से वापस घर आए और घर नहीं आके अपने फ्रेंड के घर वापस चले गए, मतलब टोटल तुमने कवर कर लिया कितना? 500 मीटर। तब देखो क्या हो जाएगा? 300 माइनस क्यों सर? माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अगर ये वाले को तुम पॉजिटिव मान रहे हो तो ये वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट है। यही खेल है वेक्टर क्वांटिटी का, समझो। अगर ये नया नया लग रहा है तो समझो, ये खेल है वेक्टर क्वांटिटी का। ये वेक्टर क्वांटिटी खेल है कि अगर एक ईस्ट में है तो दूसरा एग्जैक्ट वेस्ट में है तो माइनस साइन और नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव का 500 मीटर, 300 माइनस 500, माइनस का 200 मीटर। ये देखो है ना, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये थोड़ा सा नया लगेगा, अगर 9th में ठीक से नहीं सीखा है तो थोड़ा सा नया लगेगा कि प्लस माइनस क्यों हो रहा है, लेकिन बस ये अब ऐसे ही है, इसको ऐसे ही सीखना है। एक नई चीज़ें 9-10 के बाद, जब 8th के बाद 9th में आते हो, 10th में आते हो, तो नई चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, कुछ नया अडॉप्ट करना ही पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब आप क्लास 11 में जाओगे तब तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं, और काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत हैवी कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव में हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव में कैसे होगी? वो तो मैग्नीट्यूड है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी चीज़ का वज़न तो कुछ तो रहेगा, वज़न। टाइम का नेगेटिव में हो सकता है? बोलो, टाइम नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, बात सच है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी होंगी स्केलर वेक्टर में। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, एक समझो कि बड़ा सा टेबल है, बड़ी टेबल है, ठीक है। देखो वेक्टर क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों डायरेक्शन की ज़रूरत है मैं बता रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन बहुत बड़ा मैटर करेगा, डायरेक्शन मैटर करेगा। क्यों मैटर कर रहा है? देखो, तुमने यहाँ से फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, किसी जो टेबल के ऊपर समझो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब तुम इस तरफ राइटवर्ड 15 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो टेबल मूव करेगी। समझो आपने इतना फोर्स लगाया कि टेबल मूव करने लगी, तो मूव करेगी, किस तरह मूव करेगी? राइट साइड में ही मूव करेगी। जहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन है वहीं पर उस तरफ टेबल मूव करने लगेंगे। लेकिन क्या हुआ, आपके किसी फ्रेंड ने एग्जैक्टली आपके अपोजिट खेल में एग्जैक्टली आपके अपोजिट 50 न्यूटन फोर्स मार दिया। यानी तुमने यहाँ से 50 न्यूटन मारा तो उसने इधर से 50 न्यूटन मार दिया।
अब बताओ टेबल मूव करेगी? अब आप बोलोगे सर 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, सर ये तो 100 न्यूटन हो गया। मैंने 50 न्यूटन मारा, मेरे फ्रेंड ने 50 न्यूटन मारा, तो सर ये तो 100 न्यूटन हो गया। टेबल तो बहुत अच्छी मूव करने लगेगी, टेबल तो भागने लगेगी, है ना? तो बताओ क्या यहाँ पर ऐसा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन, ये देखो अब समझ में आया डायरेक्शन की अहमियत। अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक को तुम 50 न्यूटन प्लस का मान रहे हो तो दूसरा वाला अपोजिट है तो माइनस का मानना पड़ेगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तुमने 0 फोर्स लगाई, टेबल कहीं भी जाने वाली नहीं है, टेबल 1 इंच भी हिलने वाली नहीं है। हाँ, ये बात सच है, करके देख लेना। फोर्स बराबर लगाना बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे, नहीं टेबल नहीं हिलेगी। 50 न्यूटन इधर से लगा रहे हो तो 50 न्यूटन इधर से लगा रहे हो। अब समझ में आया डायरेक्शन का कितना बड़ा खेल है। इसीलिए तो फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। और वर्क को यानी एनर्जी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तुमने फोर्स लगाया 50, टेबल नहीं हिली, ठीक है, टेबल नहीं हिली, तुमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तुम्हारी कुछ एनर्जी गई? हाँ गई सर। इसने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तुम्हारे फ्रेंड ने अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी एनर्जी गई? हाँ सर गई। टेबल मूव नहीं हुई, फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया अपोजिट की वजह से, लेकिन एनर्जी 0 नहीं, एनर्जी गई है आप लोगों की। कुछ उसकी भी एनर्जी गई, कुछ आपकी भी एनर्जी गई। अब बात समझ में आई कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। 9th में चैप्टर ऐसे ही हवा में क्यों उड़ा दिया? हाँ, बच्चे यही करते हैं, हवा में उड़ा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अब बच्चों पर क्या डाल दिया जाए, ठीक से मतलब नहीं समझाया जाता है छोटे क्लास में ये कॉन्सेप्ट को। बड़े क्लास में ये समझाया जाता है, छोटे क्लास में उतना ज़्यादा टीचर पुश नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। ये मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई पूछ ले भाई आपने तो रट्टा मार लिया, क्या वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैंने बताया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो आप ये एग्जांपल देके बता सकते हो, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो मैंने अभी टेबल वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये बेसिक चीज़ थी, क्योंकि चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा था, तो इतनी नॉलेज फिजिक्स की, इतनी फीलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट में नोट्स बना के रखे हैं। इन नोट्स को से हम लोग है ना कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिकली न्यूमेरिकल्स इसमें जो होते हैं वही एग्ज़ाम में, थ्योरी पार्ट बहुत थोड़ा आता है। थ्योरी इन द सेंस कॉन्सेप्ट बेस में ही पूरी फिजिक्स है क्लास 10th की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला तो भाई मतलब हमेशा 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 के लिए। ठीक है, फोर्स चैप्टर, वर्क, पावर, एनर्जी, ये ऐसे चैप्टर्स हैं कभी तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं, ये रहना ही रहना है, मतलब समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसकी यूनिट देख लेंगे। मास के लिए यूनिट क्या होगा, वजन के लिए किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम इन शॉर्ट न्यूटन कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। ठीक है, बाद में फोर्स का मतलब, ये तो बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें हम क्या बताएं कि फोर्स से क्या क्या हो सकता है। फोर्स मतलब पुश और पुल, फोर्स का मतलब पुश और पुल। हम लोग फोर्स से क्या कर सकते हैं, किसी की वेलोसिटी, स्पीड को हम बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ब्रेक मारेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी और रुक जाएगी, एक्सेलरेशन देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब फोर्स देने से किसी के वेलोसिटी को बढ़ाया घटाया जा सकता है, उसका साइज़ या शेप चेंज किया जा सकता है। कोई बलून है उसको दबा दो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन बदल जाएगा। एग्जांपल के तौर पर फुटबॉल देखो, किधर 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 डायरेक्शन बदल बदल के जाना होता है उसे, क्योंकि हम लोग फोर्स लगाते हैं किक के थ्रू। इसके बाद मोशन, मोशन का मतलब कोई किसी बॉडी में मूविंग या मूवमेंट जो होता है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अब मोशन का मतलब समझो ज़रा यहाँ पर, जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आपकी फैमिली भी या फ्रेंड भी ट्रेन में बैठे, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रेन क्या है, मोशन में है, करेक्ट। ओवरऑल पूरी जो ट्रेन है, जो ट्रेन चल रही है, मोशन में। लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आप जब अपने फ्रेंड को देख रहे हो, यू आर एन ऑब्जर्वर, अपने फ्रेंड को देख रहे हो जो आपके सामने वाली सीट में बैठा हुआ है, तो वो मोशन पे नहीं होगा। ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन पे नहीं होगा। हाँ, ट्रेन के बाहर कोई अगर देख रहा है तुम्हें, या तुम किसी को ट्रेन के बाहर देख रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आमने सामने बैठे हो ट्रेन के अंदर, तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन के साथ में आप भी मूव कर रहे हो, आप भी मूव कर रहे हो। तो आपकी नज़र में तो सामने बैठा हुआ है वो, आपका फ्रेंड सामने बैठा हुआ है, मूव कहाँ कर रहा है, मूव कर रहा होता इधर उधर भाग नहीं जाता। तो समझे, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन वहाँ पर नहीं होगा अगर ट्रेन में दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हो। बाहर से तुम्हें कोई देख रहा होगा तब तुम दोनों भी मोशन में कहलाओगे। तो कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो एक्चुअली क्लास 7 8 में ही हमें सीखनी चाहिए थी। बाद में देखो लीनियर मोशन, लीनियर का मोशन मतलब एक पाथ में, एक लीनियर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। अब लीनियर मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है और रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। रोटेशनल मोशन, कोई बॉडी इस तरीके से एक पाइवोटेड पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से रोटेट कर रही है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर ये बॉडी यहाँ पर फिक्स है और मुझे इस बॉडी को मूव कराना है, तो मैं क्या दूंगा, एक डायरेक्शन पे फोर्स लगाऊंगा मैं। ये देखो, इसे फोर्स लगाए तभी तो बॉडी नाचेगी, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस, कि हमने ऊपर या बॉडी पर किसी पर्टिकुलर लाइन पर फोर्स लगाया टू रोटेट द बॉडी, उसे बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मूवमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क। टॉर्क का मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना होता है तो उस रोटेशन में कितना टॉर्क यानी कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसे आपका एक डोर है। डोर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बंधा होता है एक साइड, ठीक है। दूसरे वाले अपोजिट साइड में हैंडल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस डोर को ओपन करना होता है तो हैंडल पकड़ के पुल करते हैं या पुश करेंगे, तो डोर क्या होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है, जो टर्न हो रहा है, हमारे फोर्स लगाने से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में हैंडल लगा हुआ है और उस हैंडल पे फोर्स लगाने से टर्निंग इफेक्ट जनरेट हुआ, उसी को बोलते हैं टॉर्क। अब डोर बहुत बड़ा है तो ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा, बिग डोर है तो टॉर्क भी क्या हो चाहिए, ज़्यादा चाहिए। बड़ा डोर है, भारी डोर है, तो तुम्हें टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए। तो तुम क्या ऐसा करोगे कि वो डोर ओपन हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग सोचो, ज़रा सा एक प्रैक्टिकल फील करके सोचो कि ये जो डोर है ना, डोर में जो हैंडल लगा होता है ना, हैंडल, वो आप देखोगे ये डोर यहाँ से फिक्स है कि बिल्कुल लास्ट में लगा होता है ना। कितने भी डोर होंगे, जो डोर होते हैं उसका जो हैंडल होगा ना, ये एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे, बिल्कुल ऐसे डिस्टेंस पे लगा होगा, ठीक है। डोर बड़ा बना दे, ठीक है ना। यहाँ पे एकदम दूर, जहाँ से डोर तुम्हारा फिक्स है उससे काफ़ी दूर, बिल्कुल लास्ट में हैंडल उसका होता है। क्यों, एकदम आखिरी में ही हैंडल क्यों होता है? अगर हम लोग हैंडल यहाँ लगा दें जहाँ पर डोर फिक्स है, थोड़ा सोचो पहले तो, अगर हैंडल यहाँ लगा दें जहाँ पर डोर फिक्स है, तब क्या होगा? तब क्या डोर खोलने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी? सोचो ज़रा सा। डोर ओपन करने में बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। ये मैं फीलिंग बता रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल में आऊँगा, फीलिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना।
हाँ सर, फील तो ऐसा आ रहा है कि अगर इस डोर में जो यहाँ से फिक्स है, अगर हैंडल बिल्कुल फिक्स पॉइंट के पास में लगा दूँ तो दिक्कत आएगी। इसीलिए डोर के जो हैंडल्स होते हैं वो बिल्कुल लास्ट में लगे होते हैं, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं, यानी अगर तुम्हें बड़े डोर को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो तुम्हें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई तुम अब देखो, इस डोर को ओपन करने के लिए जो टॉर्क लग रहा है, समझो 100 न्यूटन मीटर का लग रहा है। कितने न्यूटन मीटर का लग रहा है? 100 न्यूटन मीटर का। ठीक है, अब तुम्हारे पास तो जो एनर्जी है, जो फोर्स है, जो ताकत है, वो तो सर मेरे पास तो सर 20 न्यूटन ही है। मैं 20 न्यूटन से ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकता हूँ। अब मैं ये हैंडल कितना दूर लगाऊँ कि मुझे 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाए? तुम्हारे पास ताकत कितनी है? सिर्फ 20 न्यूटन की है। तो तुम हैंडल कितना दूर, कम से कम कितना दूर लगाओगे? कम से कम 5 मीटर दूर लगाओगे, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई तुम्हारे पास ताकत सिर्फ 20 न्यूटन की थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। मैं तो 20 न्यूटन ताकत लगा सकता हूँ। अब तुम क्या सोचोगे, यार मुझे दरवाज़ा खोलना भी है और दरवाज़ा टॉर्क कितना मांग रहा है? 100 न्यूटन मीटर टॉर्क मांग रहा है। तो तुम कम से कम उसका जो डिस्टेंस रखोगे हैंडल का, वो कम से कम 5 मीटर रखोगे, कम से कम, है कि नहीं है? क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है भाई। तभी तो 20 × 5 तभी तो 100 होगा, तभी तो 100 न्यूटन मीटर होगा, तभी तो 100 हमें टॉर्क मिलेगा। जब मैं हैंडल को इतना दूर लगा दूँ, अगर हैंडल बिल्कुल पास में है, 3 मीटर में है, 2 मीटर में है, तो 100 टॉर्क मिल ही नहीं पाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो ताकत कितनी है? सिर्फ इतनी ही ताकत है भाई, इससे ज़्यादा ताकत नहीं है। अगर आप हार्डवेयर शॉप में या घर पे भी आपके ये होगा, स्पैनर होगा, रिंच, तो जो रिंच होता है ना, रिंच का शेप कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है ना। पाना बोलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में से पाना बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं रिंच। नाम है इसका स्पैनर। ठीक है, स्पैनर। उसमें देखो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया जाता है, ऐसे भी रहता है, वन साइड एक डिस्टेंस दिया होता है। ये डिस्टेंस क्यों दिया होता है मालूम है? ये डिस्टेंस इसलिए दिया होता है कि यहाँ पर जब तुम नट खोलो, अगर हैंडल अच्छा है, अच्छे डिस्टेंस का हैंडल दिया हुआ है, तो वो नट कम ताकत में ही, वो नट या बोल्ट कम ताकत में ही खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है। भाई टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई से ही तो आंसर आ रहा है तुम्हारा टॉर्क का। अब तुमने जैसे डिस्टेंस बढ़ा दिया, जब फोर्स तुम्हारा 20 न्यूटन ही है, तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस कर दिया 10 मीटर, तो 20 × 10 कितना हो गया? 200 नहीं हो जाएगा? तो कम से कम डिस्टेंस बढ़ा के तो अब ताकत उतनी है, तुम अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकते हो, तो कम से कम डिस्टेंस ही बढ़ा दो। वैसे दोनों बढ़ाने से ही टॉर्क बढ़ रहा है। फोर्स को बढ़ा दोगे तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है ना। अब फोर्स तो तुम्हारी फिक्स है भाई, उतनी है, इससे ज़्यादा मेरे पास ताकत नहीं, तो भाई डिस्टेंस बढ़ाओ। तुम स्पैनर थोड़ा बढ़ा लो और बढ़ा लो, इतना बड़ा स्पैनर ले लो, इतना बड़ा रिंच ले लो। ठीक है, खुलेगा, देखना, कोशिश कर, ट्राई करना कि छोटे छोटे क्यों नहीं होते, उनका हैंडल छोटा सा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उतना अच्छा टॉर्क हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि डोर में जो हैंडल होते हैं वो एकदम दूर क्यों लगे रहते हैं, जिससे खोलने में दिक्कत ना हो, बहुत ही स्मूथली डोर ओपन हो जाए। डोर का भी अपना वजन है और स्मूथली ओपन हो जाए। ठीक है, हमें टॉर्क मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क मिल जाए। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बढ़ा दो तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा, या तो ताकत ज़्यादा लगा दी, खुल गया दरवाज़ा। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दो तो भी डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको विद एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। और अगर भाई देखो, आप लोग पर्सनल ट्यूशन हमसे पढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल ट्यूशन से बेहतर कोई ट्यूशन हो नहीं सकता है, कोई तरीका ही नहीं है। बेहतर जो पढ़ाई है ना, बेस्ट जो लर्निंग है,
पर्सनल ट्यूशन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और अगर आप लोग पर्सनल ट्यूशन हमसे पढ़ रहे हैं तो जो भी डाउट्स हैं वो आपको पूछने हैं। मैंने कहा था पहले भी कि ज़रूरी नहीं होता है कि मैं ये जो चैप्टर समझा रहा हूँ वो आपको एक बार में समझ में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि मैंने समझाया और आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है। मैंने समझाया, आप पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है, कोशिश करोगे, उसके बाद काफ़ी सारे डाउट हो जाएंगे आपको कि यार ये सर ने ऐसे बताया है, ये चीज़ इस तरीका में समझ में नहीं आ रहा है, या ये जो कॉन्सेप्ट है कोई पर्टिकुलर वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरे पास आओगे या मुझसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि इसको और भी डिटेल में समझा दें या और कोई दूसरे तरीके से समझा दें, या ठीक से टॉपिक नहीं समझा है। तो हमेशा याद रखो, जब पढ़ रहे हो ना तो ठीक से पढ़ो, वरना तो पढ़ो ही मत। साफ़ सुथरी बात, वेरी क्लियर। एक बार टाइम चला जाता है ना, दोबारा नहीं आएगा। यानी एक बार आपने 10th कर लिया तो ऐसे तो नहीं बोलोगे ना यार 10th कर लिया, मज़ा नहीं आया यार, है ना, दोबारा करेंगे। ये कोई होटल में खाना खाने जैसा नहीं है कि होटल में खाना खाया, यार इस बार मज़ा नहीं आई ये होटल में, चलो नेक्स्ट टाइम किसी और होटल में जाएंगे। तो पढ़ाई में, एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। आपने 10th कर लिया मतलब कर लिया, जो भी सीखा अच्छा बुरा सीख लिया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सीखना है तो बहुत अच्छा सीखना है, ठीक है ना। टाइम दोबारा थोड़ा पलट के आएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो किसी बॉडी को जो कि किसी फिक्स पॉइंट या पाइवट है किसी पॉइंट पर, यानी फिक्स है, तो अगर आप इस तरीके से फोर्स लगाओगे, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फोर्स तुमने ऐसे लगाया है तो ये बॉडी कैसे ना घूमेगी, वो कुछ इस तरीके से घूमेगी, है ना। देखो ऐसे अपवर्ड फोर्स लगाया, इधर से अपवर्ड में, इधर से डाउनवर्ड में, तो ये देखो ऐसे बॉडी रोटेट करेगी। तो ये जो रोटेशन है कैसा रोटेशन है बोलो, इस रोटेशन क्या बोलेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो घड़ी घूमती, घड़ी जब चलती है ना, कैसे चलती है, टाइम जो होता है ना ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज, तो ये घड़ी का उल्टा है ना, ये क्लॉक का उल्टा है, तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और इस मोशन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जैसा कि मैंने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट हमारे आ चुके हैं 9-10 से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बताना अब ज़रूरी हो जाता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर रोटेशन में भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर इसको क्लॉकवाइज दोगे, अगर ये अपवर्ड ऐसे फोर्स लगाओगे, देखो ये है अपवर्ड, आपने ऐसे लगाया ऐसे, तो इस तरह हुआ, यहाँ से अपवर्ड है और यहाँ से डाउनवर्ड, है ना। जैसे कोई बॉडी है, आपने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया और इधर पे ऐसे फोर्स लगाया, एक एंड में अपवर्ड लगाया, ए वाले एंड में अपवर्ड फोर्स लगाया और बी वाले एंड में डाउनवर्ड फोर्स लगाया, और ये बॉडी यहाँ पर फिक्स थी। तो इसका जो मूवमेंट होगा कैसे होगा, देखो पेन को, ये देखो ऐसे होगा, तो ये मूवमेंट क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और क्लॉकवाइज जो रोटेशन को हम लोगों को नेगेटिव लेना है, ये साइन कन्वेक्शन होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है, ऐसा बना दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बना दिया गया, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलेंगे, है ना। भाई डायरेक्शन, जैसे मैंने क्या कहा था कि आपने ऐसे फोर्स लगाया और ठीक अपोजिट ऐसे फोर्स लगाया, अगर एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे वाले को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि दूसरा वाला जो फोर्स है, फोर्स ए फोर्स बी, दूसरा वाला जो फोर्स है ए के एग्जैक्ट अपोजिट है, तो इसीलिए नेगेटिव। इसी तरह अगर एक तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसीलिए एक को अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव बोलना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखोगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मतलब तुम्हारी क्लॉक का अपोजिट, कैसे, ऐसे ऐसे अपोजिट, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलेंगे हम लोग और क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा शॉर्ट नोट्स में समझा देता हूँ, उसके बाद चैप्टर को हम लोग डेफिनेटली डिटेल्स में तो समझेंगे। अब ये देखो, ये है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल इसी एग्जांपल के तौर पे समझो ये पेन है, ठीक है ना, और ये यहाँ से फिक्स है, पाइवटेड है, फिक्स है। आपने क्या किया, एक फोर्स आप डाउनवर्ड दे रहे हो
और एक फोर्स क्या कर रहे हो, ठीक इसी के अपोजिट अपवर्ड, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक रोटेशन आ जाएगा, क्योंकि एक फोर्स आपका डाउनवर्ड था और दूसरे वाले एंड में अपवर्ड था, तो दोनों ही मिलकर इसको नचा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, इसको रोटेशन करने में हेल्प करेंगे ना दोनों फोर्स। क्यों दोनों फोर्स हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एक अगर डाउनवर्ड है तो दूसरा अपवर्ड है, तो ये अच्छा रोटेट करेगा। अगर एक डाउनवर्ड होता दूसरा भी डाउनवर्ड होता तो ये रोटेट ही नहीं करता, कॉमन सेंस। अगर ये भी डाउनवर्ड होता, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, इधर से भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, क्या रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब इक्वल एंड अपोजिट, सी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस रोटेशनल इन अ बॉडी, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रोटेशन इन ए बॉडी, ठीक है ना। तो ये जो मीनिंग लिखे मैंने बता दिया, क्या कि इक्वल एंड अपोजिट। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने यहाँ पे डाउनवर्ड 10 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ पे अपवर्ड 10 न्यूटन फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, अपोजिट देखो यहाँ पे डाउनवर्ड अपवर्ड, तो ये अच्छा रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। क्यों अच्छा रोटेट से मतलब ये है कि इसको जो टॉर्क है ना वो ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये अच्छे तरीके से रोटेट करेगा, फास्ट रोटेट करेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल का भी फॉर्मूला यही होता है कि दोनों फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे। ये देखो OA प्लस OB, OA प्लस OB, ये क्या है, कपल आर्म है, और F1 और F2 क्या है, बराबर है। मैंने क्या कहा, इक्वल फोर्स देना पड़ेगा, मैंने क्या कहा, इक्वल। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स जो निकलेगा, टोटल जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, F इंटू डी, ये वाला प्लस ये F इंटू डी हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्लस ये वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकल आएगा, टोटल टॉर्क निकल आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकल आएगा। क्योंकि इधर अगर आप डाउनवर्ड दे रहे हो तो इधर अपवर्ड, तुम कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर यहाँ पे अपवर्ड नहीं देते, सिर्फ डाउनवर्ड देते, हाँ रोटेट करता, तभी भी रोटेट करता, लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड भी दे रहे हो, यहाँ पे अपवर्ड भी दे रहे हो, दोनों जगह अपोजिट फोर्स दे रहे हो, रोटेट कितना अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा रोटेट होगा, बहुत अच्छा टॉर्क मिलेगा। तो इसीलिए दोनों जो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इधर वाला, यहाँ पर क्या है, फलक्रम है, या कह लो पाइवटेड पॉइंट है, फिक्स है, और यहाँ पर अलग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी को ऐड कर दोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, वन बाय वन कॉन्सेप्ट समझते रहो, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे पूछा जाएगा और आप नहीं घूमोगे। आप क्यों नहीं घूमोगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा हुआ है, इसलिए आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम तो खैर ये आपका बेसिक है, आपको पता ही होगा कि व्हेन सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स, नो चेंज इन इट्स, नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब कि जैसे कि मैंने कहा था, एक टेबल यहाँ पे रखी हुई, आपने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, इसके अपोजिट भी इधर भी 50 न्यूटन किसी ने लगाया, यहाँ पर भी किसी ने 50 न्यूटन डाउनवर्ड लगाया, तो इसके अगेंस्ट 50 न्यूटन किसी ने अपवर्ड लगा दिया। क्या ये टेबल की पोजीशन चेंज होगी? नहीं, ये इक्विलिब्रियम में रहेगी, क्योंकि अपोजिट फोर्सेज इक्वल हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे 50 न्यूटन राइट वर्ड है तो लेफ्ट वर्ड 50 न्यूटन, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस कैंसिल, वेक्टर क्वांटिटी। अगर अप डाउनवर्ड 50 न्यूटन है तो अपवर्ड भी 50 न्यूटन है। तो सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द नेट फोर्स बिकम जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना। देखो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, एक दूसरे को मार दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। या फिर अगर बॉडी मोशन में है तो भी अगर आपने अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिया तो बॉडी जो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। या फिर बॉडी रुकी हुई है
तो वो रुकी रहेगी, वो मोशन नहीं करेगी, क्योंकि आपने जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो दिया है। नेट फोर्स ज़ीरो मतलब 50 न्यूटन ऐसे तो 50 न्यूटन ऐसे, दोनों कैंसिल करके हो गए ज़ीरो। ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन बॉडी रिमेन्स एट मोशन, जैसे बॉडी कोई मूव कर रही है, ठीक है, आपने अब बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ क्या चल रही थी, आपके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एयर हवा चल रही थी, विंड थी, ठीक है, आप 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही, समझो। हाँ, आपने एक्सेलरेट किया, आपको ऐसा फील हुआ कि मैंने इतना एक्सेलरेशन दिया है गाड़ी में कि 20 किलोमीटर और ऐड हो जाएगी स्पीड, और ऐड हो जाएगी स्पीड। आपने इतना एक्सेलरेशन, इतना एक्सेलरेटर दबा दिया, ठीक है, पैर से दबा दिया कि आपको लगा कि 20 किलोमीटर पर आवर ऐड, लेकिन अपोजिट बहुत तेज़ हवा, विंड थी, अपोजिट। तो बॉडी का जो मोशन था ना 50 किलोमीटर आवर, और वो जो विंड थी अपोजिट वो भी 20 किलोमीटर पर आवर थी। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। तो आपने जो फोर्स एक्स्ट्रा लगाया तो भी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ी, क्योंकि अपोजिट में विंड थी, हवा थी, जो आपके स्पीड को वापस उसी में 50 किलोमीटर में ही लाके छोड़ दिया। तो ये इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप इंक्लाइन प्लेन में कोई ब्रिज में ऊपर जाते हो और गाड़ी की स्पीड, जब प्लेन रोड था तब 20 किलोमीटर पर आवर थी गाड़ी की स्पीड। अब आपने क्या किया, जब ब्रिज आया तो आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन ज़्यादा दिया, तो भी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से ही ऊपर जा रही थी, आप बोलोगे सर क्यों, मैंने तो 100 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया मोटर के थ्रू, इंजन के थ्रू, तो भी गाड़ी की स्पीड क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि ग्रेविटी अगेंस्ट थी, इसके ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही थी गाड़ी को। ग्रेविटी का फोर्स या ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नीचे, तो वापस गाड़ी। तो कुल मिला के बात ये है कि डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये फ़र्क है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जो मैंने टेबल वाला एग्जांपल दिया था कि बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हुआ। डायनामिक इक्विलिब्रियम, गाड़ी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। कब ऐसा होगा, जब आपने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिया, तो इक्विलिब्रियम अपने आप में, इक्विलिब्रियम वर्ड अपने आप में बता रहा है कि मैं अपनी जगह पर वहीं पर मेंटेन हूँ, मैं रुक रहा हूँ ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं मूवमेंट मतलब मैं मूविंग था तो मैं मूविंग पर हूँ, मोशन पर हूँ, ना मेरी स्पीड घटी ना स्पीड बढ़ी। अगर मैं स्टेबल हूँ, कहीं पर फिक्स हूँ, तो मैं फिक्स ही रहूँगा अगर इक्विलिब्रियम फोर्स लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स state that body in equilibrium have algebraic sum of all moment is equal to 0। तो जैसे कि मैंने कहा कि सभी अगर आप लगा दोगे सारे फोर्स प्लस माइनस होकर वापस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे 50 न्यूटन आपने एक तरफ लगाया, एग्जांपल के तौर पे रोटेशन में देख लो कि जैसे ये व्हील था, कोई फोर्स इधर लगा रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है, तो आपको क्या बॉडी इधर रोटेट करनी चाहिए, लेकिन पलट के इसी पॉइंट में किसी ने 50 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे लगाने पर क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज हो रहा था, लेकिन इस तरह लगाने पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट वर्ड लगाने पर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स हो रहा था। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या हो गए, प्लस और माइनस आके ज़ीरो हो गया ना। अगर इसको प्लस ले लोगे 50 न्यूटन, ये वाला माइनस ले लो। फिर क्यों सर माइनस लिया, क्योंकि अपोजिट है। इसको अगर प्लस ले लो कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो प्लस माइनस से, इसको माइनस ले लो। लेकिन इन जनरल अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये वाला x तुम्हारा पॉजिटिव होता है, ये वाला ऊपर नीचे में इधर y पॉजिटिव होता है, नीचे y निगेटिव होता है। अगर इधर x पॉजिटिव है तो इधर x निगेटिव होता है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो राइट वर्ड है उसको पॉजिटिव ले लिया जाता है और जो लेफ्ट साइड में उसको निगेटिव ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में आ रहा है ना फोर्स, ठीक है, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। तो कुल मिला के दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को दोनों का टोटल मारोगे, क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को, मोशन रोटेशन को जब सम करोगे तो 50 न्यूटन प्लस का 50 न्यूटन माइनस का क्या हो जाए, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी स्टार्टअप है तो थोड़ा सा एक रिदम बनने में भी टाइम लगेगा। क्लास 10 की फिज़िक्स है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो जो मैंने आज समझाया है तो मुझे लगता है लेक्चर को 2 बार तो कम से कम देखो, नहीं तो अगर एक बार भी देख रहे हो तो क्या करना, थोड़ा थोड़ा देखना, नोट करना। अब ऐसे मत करना कि आपने लगा दिया और आपने एक बार में देख लिया, ऐसे मत करना। जैसे मैंने जितना समझाया है पर्टिकुलर स्लाइड में उतना पहले समझो, वीडियो को पॉज करना, पहले नोट करना, उसको फील लेना कि क्या ये मुझे क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो मत आगे बढ़ो, ये मैं कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा ज़रूरी नहीं कि एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नहीं क्लियर है पॉज कर दो, रोक दो, मुझे बता दो सर मुझे इतने मिनट में या ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे ठीक से नहीं समझ में आया, इसको दोबारा समझाते तो मैं कोशिश करूँगा और दूसरे और एग्जाम्पल के थ्रू या दूसरे और किसी मेथड के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलो।